3-0 से T20I बायलेटरल सीरीज हारने के बाद यूएसए ने, आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक अपना जो रिवेंज है अभी बदला है, उसे यहाँ पर कंप्लीट किया नेपाल को 2-0 से इस ओडीआई ट्राई सीरीज में मात देकर। दोनों ही मुकाबले उनके खिलाफ खेले और दोनों में ही उन्होंने एक हाई स्कोरिंग मैच में जीत जो है अपने नाम यहाँ पर करने में वो कामयाब रहे। तो सही जगह पर जहाँ पर सच में जरूरत थी जीत की, वहाँ पर यूएसए ने आखिर अपने दोनों मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस जो है वो नेपाल के खिलाफ जीत कर, आप कह सकते हैं डायरेक्टली एक बायलेटरल सीरीज जो वो हारे थे उसका एक तरह से रिकवर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बायलेटरल सीरीज तो कोई खास वर्ल्ड कप भी नहीं है, आसपास क्वालीफायर भी, बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि 4 इंपॉर्टेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग के पॉइंट्स को कलेक्ट करने में कामयाब रहे और उसका एक तरह से बदलाव उन्होंने ले लिया। खैर, और उसके बाद अगर आप देखें तो इस हार के साथ अब ये फिर से कंफर्म हो गया है कि तीसरे राउंड में नेपाल के तीसरे राउंड के फिनिश होने के बाद भी वो 7वें नंबर पर भी कहीं ना कहीं फिनिश करते हुए नजर आएंगे। अभी तक की बात करें, यानी लगातार 3 राउंड हो गया, नेपाल जो है उस बॉटम 2 पे या डेंजर जोन पे बनी हुई है। यानी अब ये कंफर्म हो गया इस हार के बाद अगर वो आखिरी मैच जीतते हैं तो भी उनके 7 पॉइंट होंगे, रोमान के ऑलरेडी 8 पॉइंट है, तो वो 7वें पर ही रहेंगे। अभी अगले मई 2025 तक भी वो 7वें नंबर पर ही रहेंगे। और वो पता नहीं, अगर यूएई अगर इन 3 मैचेस में कुछ एक आध जीत जाए तो फिर बात अलग हो जाएगी, फिर शायद वो 8वें पे आ जाए, लेकिन अभी के लिए वो 7वें नंबर पर बने रहेंगे। ये भी कंफर्म हो गया इसी हार के साथ। मई 2025 तक मिनिमम वो 7वें नंबर पर ही रहेंगे। चलिए, अब इस मैच में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ पर हार जीत का जो डिफरेंस है वो नजर आया, यूएसए ने कहाँ पर अच्छी चीज़ें की हैं और क्या कुछ गलतियाँ नेपाल ने इस मैच में की है जिसकी वजह से उन्हें एक हार का खामियाजा बहुत इतना बड़ा एट टाइम बहुत ही कंफर्टेबल जीत यूएसए के लिए ये रही है। एंड फेस बाय फेस जरूर 1 से 10 ओवर की बात करें तो यूएसए ने 49 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं नेपाल ने 42 रन 42 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस यूएसए के नाम रहा। वहीं 11 से 40 ओवर मिड फेस की बात करें तो यहाँ 160 रन यूएसए ने 160 बनाए यूएसए ने 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इस मिड फेस में बनाए 123 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, और ये फेस यूएसए के नाम रहा। वहीं पर डेथ फेस की बात करें तो यहाँ 72 रन बनाए यूएसए ने 4 विकेट के नुकसान पर, और नेपाल ने इस डेथ फेस पे पूरी बैटिंग तो नहीं की, एक बॉल बची थी, 50वें ओवर की लास्ट बॉल थी, तभी वो ऑल आउट हुए। 79 रन डेथ फेस में नेपाल ने जोड़े और 3 विकेट नेपाल ने इस फेस में गंवा दिया। और ये फेस कहें तो आप यूएसए के नाम, क्योंकि वो डिफेंड करने में कामयाब, बिल्कुल डिफेंड करने में वो कामयाब रहे और इस मैच को जीतने में कामयाब रहे। बिल्कुल, वो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपने एट एंड रिजल्ट किसके फेवर में गया है। अगर ये नेपाल जीत जाता तो डेफिनेटली ये लास्ट फेज, क्योंकि वो डेथ फेज मैच खत्म होने के उस पर जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, वो क्लाइमेक्स की तरफ होता है। पहले इनिंग की बात अलग होती है, दूसरी इनिंग की बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो फेज बाय फेज में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि मिड फेज जो है वहां पर यूएसए ने सबसे ज्यादा डेंट किया है नेपाल को, और मैच में नेपाल जो है पिछड़ता ही चला गया उस डेथ फेज में खराब परफॉर्मेंस के बाद। देखिए, दोनों चीजें हुई है डेथ फेज में। एक तो वो रन में भी काफी पीछे रहे हैं यूएसए से, अगर आप देखेंगे 37 रन करीब पीछे रहे और लगभग शायद इतने रनों से वो हारे भी है। और मिड फेज में आए इतने, और मिड फेज में 6 विकेट जो है वो उन्होंने गंवा भी दिए, विकेट भी 6 गंवाए और रन्स भी सिर्फ 123 रन यहाँ पर किए हैं। तो ये फेज बाय फेज की कहानी बयां करता है। चलते हैं यूएसए के बैटिंग डिपार्टमेंट की तरफ। एंड बहुत कम ही हमें ये बैटिंग कार्ड देखने को मिलता है। वो एंड मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर 150 इनिंग्स अलग बात है, शतक अलग बात है, लेकिन यार मिडिल ऑर्डर में लाइन से सबका रन्स करना ये हम बहुत ही कम देखते हैं। हम भी इतने एनालिसिस करते हैं, अब तक 3 सालों में एसोसिएट में बात कर रहे हैं, बहुत ही कम देखने को मिला है कि मिडिल ऑर्डर ने लाइन से सब ने स्कोर किया हो। आखिर आप देखेंगे यहाँ पर मुनांग जो कि ओपनिंग आया उन्होंने 67 किए, फिर उसके बाद एरन जॉन्स 26, 75, फिर एक 15 आया, लेकिन फिर उसका 59 आया। ये जो टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर के बीच में ये जो एक जान होती है वनडे क्रिकेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में, उन सब ने यहाँ परफॉर्मेंस दिया है। ओपनर में से एक चला, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में 2 बल्लेबाज चले, हरमीत और मुकाबला का मुकाबला को देखें, मुकाबला की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग यहाँ पर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग रही है। वहाँ पर मुनांग ने लगातार स्कोर किया है अपनी टीम के लिए इस वर्ल्ड कप लीग 2 में, और हरमीत सिंह ने एक और बड़ी ही तेज इनिंग खेली है। यहाँ पर कहना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग उनकी रही है। उनकी जो इनिंग रही है वही एक अलग लेवल पर स्कोर पहुंचाने में कामयाब रही, जो कि 280 के आसपास था, लगभग वैसा स्कोर जो नेपाल ने यूएसए को दिया था। यूएसए ने चेज कर लिया था, लेकिन नेपाल जो है वो स्कोर को चेज नहीं कर पाया। हालांकि 5 रन इस बार उनके पास कम भी थे। तो बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पर यूएसए ने दिखाई है। जो उनका मिडिल ऑर्डर रहा, टॉप ऑर्डर रहा, सबसे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट देखने को मिला, ये बहुत ही शानदार यहाँ पर रहा। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें यहाँ पर नेपाल की, तो बॉलिंग फिगर्स किस तरह से रहे हैं और क्या कुछ बॉलिंग रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से प्रेशर आया रोहित पटेल पर। करण केसी बॉलिंग नहीं करा सके ज़्यादा उसके आगे, फिर बात करें अदर बॉलर्स को के साथ जाना पड़ा है और काफ़ी रन्स खर्च किए हैं। फिर से वही दिक्कत आई है,
विकेट निकालने में मिड फेस में अगर आप देखेंगे तो बहुत परेशानी ज़रूर आई है। उसके बाद नज़र डालें आप, कोई ऐसा फिगर रहा नहीं। गुलशन झा ने हेवी रन्स दिए हैं, बहुत रन्स दिए, लेंथ बहुत खराब थी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत इजी और पिकिंग लेंथ थी, मतलब बल्लेबाज बहुत इजी पिक जो करते हैं ना वो लेंथ थी, वो आराम से उन शॉट्स को ले रहे थे, ज़्यादा कुछ दिक्कत हो नहीं रही थी। इसीलिए जब लेंथ आपकी खराब हो तो डेफिनेटली, जैसे हमने पिछले एनालिसिस में आपके सामने कहा था, अगर आपकी लेंथ अच्छी है तो आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या इंडिया जैसी टीमों को भी आप बहुत तंग कर सकते हैं, और अगर आपकी लेंथ खराब है तो फिर आपके सामने कोई भी टीम स्कोर कर सकती है, चाहे वो कोई चैलेंज लीग की टीम क्यों ना हो। वही चीज़ हमें देखने को मिली, गुलशन झा का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा खराब था। ज़रूर, और संदीप ने फिर 2 विकेट निकाले, एरॉन जॉन्स, पुनांग पटेल जैसों का विकेट उन्होंने निकाला, पर इस बीच रन्स काफ़ी जा रहे थे। रन्स का जो फ्लो था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था यूएसए के लिए। मुकाबला बुनांग और हरमीत ने जो इनिंग खेली वो तो आपने बताया ही, बिल्कुल ही अलग थी। उसने बिल्कुल ही मोमेंटम एकदम 6 गियर पर बदल के रख दिया। उसके बाद और बहुत ही एक परफॉर्मेंस बॉलिंग से काफ़ी वीक और पुअर नज़र आई नेपाल की इस मैच। बिल्कुल सही कहा आपने, पिछले मैच के बाद इस मैच में इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। उसके बाद बात करें सीधे चेस की तरफ, अगर यहाँ पर चले नेपाल के, तो बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप पूरा देख पा रहे हैं। देखिए पूरे बैटिंग कार्ड में आपको, जिन्होंने भी मैच ये देखा है डेफिनेटली, तो पूरे मैच में आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि एक आसिफ शेख के अलावा, जी हाँ, आसिफ शेख के अलावा 7 विकेट तक, यानी पूरी की पूरी जो बैटिंग लाइनअप रही है उन सब ने खराब शॉट से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है यूएसए के बॉलर्स को। आप कोई भी बैट्समैन उठा के देख लीजिए, यहाँ तक कि अनिल शाह भी, सब जो है वो स्लॉग के लिए गए हैं, स्लॉग के लिए, हिटिंग के लिए, स्लॉग के लिए, हिटिंग के लिए। वो फिर से वही हम लगातार आपसे कहते हैं कि रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से बैटिंग करने का जो आर्ट है वो इस मैच में परफेक्टली यूज हो सकता था, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। सबको 281 रन 40 ओवर में खत्म करने की बारे में सोच रहे थे सारे के सारे बल्लेबाज। शॉट जो है, मैं ये कहूँगा कि बॉलिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुई है, बॉलिंग ठीक ठाक हो रही थी, ठीक ठाक हम कह सकते हैं, बॉलिंग इतनी बेहतरीन नहीं हुई है, लेकिन आप शॉट्स अगर देखेंगे सारे ही बल्लेबाजों के, आसिफ के अलावा एक, आसिफ की बॉल जजमेंट उनसे गलत हुई है, उनकी गलती है, लेकिन डेफिनेटली उनकी गलती है। जब आप जजमेंट गलत करते हैं, रॉन्ग लाइन खेलते हैं, तो फिर आपकी गलती है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन प्लेयर्स की जो शॉट मारकर अपना विकेट थ्रो कर चले गए। आप देखिए अनिल शाह 50 जरूर किए, अच्छी इनिंग खेली, कंसिस्टेंसी जरूर वो कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उन्होंने भी अपना जो विकेट है वो स्लॉग में ही अपना घुमाया, जब वो स्वीप मारने के लिए उठाकर उसे रखने के लिए गए। उसके बाद कुशल भुरतेल को आप देखें, वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। कुशल मल्ला को देखें, वो भी 33 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग मिली, वो भी उठाकर मारने गए, आराम से लंबा जा सकते थे। उस वक्त बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप की जरूरत भी थी, आ सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से वहाँ पर वेस्ट किया। रोहित पुडेल वो भी वही स्लॉग मारने के लिए गए और एलबीडब्ल्यू का शिकार यहाँ पर हो गए। दीपेंद्र सिंह एरी, उसके बाद अभी बात करेंगे इनके बारे में भी। गुलशन झा 12 रन, ये भी एक आध शॉट मारकर वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। सब विकेट सोमपाल कामी ने बहुत ही अच्छी कहना होगा, सोमपाल कामी की यहाँ पर तारीफ करेगा डेलीगेट जरूर, उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश की। उनका काम एज अ फिनिश करने का नहीं है, फिनिश करने का काम यहाँ दीपेंद्र सिंह एरी और गुलशन झा है। बहुत ही अच्छी इनिंग सोमपाल ने एक ब्रेव इनिंग दिखाई है कि किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजों को भी दिखाया किस तरह से यहाँ पर बैटिंग करनी चाहिए। तो जो इनिंग उनकी तरफ क्लीन इनिंग रही है, ये नहीं कि कोई ड्रॉप कैच हो या कुछ हो, नहीं, क्लीन इनिंग रही है। अगर कोई हवाई ऊपर गिरा भी है तो वो फील्डर्स के बीच में ही गिरा, फील्डर्स बहुत दूर दूर थे। बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने कोशिश की, दाद देनी पड़ेगी सोमपाल ने, जहाँ पर एक छोड़ के उन्होंने एक वक्त उम्मीद जगा दी थी कि शायद जब तक वो रहे तो शायद इस मैच को नेपाल क्रैक कर सकता है और क्लोज पहुंच सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड का पहाड़ इतना ज़्यादा था कि वो कब तक रोकते, मारना ही था उन्हें, आखिर वो एटनॉलेज बहुत अच्छी इनिंग रही है, जरूर उसकी तारीफ करना चाहेगा। अब दीपेंद्र सिंह एरी की यहाँ बात करते हैं। देखिए आप, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, देखिए फिर से वही रोल हमें देखने को मिलता है। दीपेंद्र सिंह एरी का जो रोल है वो है एज अ फिनिशर टीम का, लेकिन वो फिनिश करने में एक और बार फ्लॉप हुए। हैरानी बिल्कुल भी नहीं है, क्रिकेट लगातार ये कहता रहता है आपके सामने कि ओडीआई क्रिकेट में दीपेंद्र सिंह एरी, आप सोचें कि सिर्फ जो एक हाइप है, नाम है, उसी की वजह से बना, बैटिंग डिपार्टमेंट में दीपेंद्र सिंह एरी वनडे फॉर्मेट में किसी भी सूरत में इस प्लेइंग इलेवन में होने भी नहीं चाहिए, अगर आप सिर्फ बैटिंग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन एक ऑलराउंडर का काम सिर्फ वही नहीं होता कि आप फील्डिंग करते रहें और एक आध विकेट निकाल कर देते रहें, बिल्कुल नहीं। कुछ आध मैच में हो जाता है 3-4 मैचेस में, लेकिन कंटिन्यूसली हम आपके सामने एक पोस्ट भी रखेंगे अगर मैं निकाल पाऊँ आज, कि आखिरी 50 उन्होंने ओडीआई में कब मारी थी और कितने इंपॉर्टेंट मैच में मारी थी। अब देखिए 49 2 ओवर में 40 रन चाहिए थे, 49वें ओवर में मैं कहता शैडले का ओवर था, शायद शैडले का ओवर था, सारी 6 की 6 गेंदें उन्होंने खेली, एक बॉल भी वो बाउंड्री के बाहर नहीं भेज पाए, और यहाँ तक कि
दोनों लास्ट के 2 ओवर मिलाकर उन्होंने 10 गेंदें खेली है और 10 गेंदों में एक भी बॉल वो बाउंड्री तक भी टच नहीं करा पाए और आखिरी गेंद पर वो आउट भी हो गए 10वीं गेंद पर उस लास्ट के 2 ओवरों में। वो कुछ 49वां ओवर देखकर मुझे T20 वर्ल्ड कप के उस मैच की याद आ गई जहां पर मुस्तफिजुर का एक भी गेंद उनके बल्ले से भी टच नहीं हुई और आखिरी गेंद पर वो आउट भी हो गए। वही कुछ नजारा था। अब देखिए एक अच्छे सोमपाल का भी बेस सेट करके दिया था कि अब इस पे थोड़ा सा दीपेंद्र सिंह ऐरी जैसे बल्लेबाज कैपिटलाइज करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओडीआई में जो उनका हाल है, उनका एवरेज है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो चीख चीख कर बताता है कि 20 में से या 25 में से एक मैच में ही वो फिनिश करते हुए नजर आते हैं, वरना बिल्कुल भी फिनिश एज अ फिनिशिंग रोल में वो पूरी तरह से बैट से ओडीआई में दीपेंद्र सिंह ऐरी कंप्लीटली फेलियर है और अभी भी उसी पे बने हुए हैं। ये दीपेंद्र सिंह ऐरी का मैच था, वो डेफिनेटली से जितना चाहिए सोमपाल जो कर गए थे उसके बाद डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह ऐरी के पास पूरा प्लेटफॉर्म सेट था कि उस मैच को जिताने की कोशिश करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बॉल भी वो बाउंड्री तक भी टच नहीं करा पाए। कोशिश तो दूर की बात है। इस तरह से इस चेज में पूरी तरह से पिछड़ते रह गए। बैट्समैनों का भी बड़ा लगता है शॉट, सारे खराब शॉट्स रहे हैं। बॉलर से ज्यादा मैं बैट्समैनों के खराब शॉट को दोष दूंगा कि इसकी वजह से नेपाल जो इस चेज में पिछड़ा और फिर उसके बाद सोमपाल ने बेस सेट करके दिया, वापसी कराई, लेकिन दीपेंद्र सिंह ऐरी पूरी तरह से फेल रहे उस पर कैपिटलाइज करने के लिए। एंड ओवर टू यू यूएसए बॉलिंग। नहीं जरूर, देखिए आज सभी का थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। पिछले अगर आप इनके आउटिंग से देखेंगे यूएसए बॉलर्स के तो काफ़ी बेटर रहा है। एक्स्ट्रास में भी बहुत गिरावट है, 3 वाइडें हैं सिर्फ उसके बाद बॉलर्स देखें तो आज सौरभ ने 4 निकाला है, बहुत अच्छे, बहुत लंबे वक्त बाद हैं सौरभ चले हैं। जरूर बहुत लंबे वक्त बाद इनका एक कोई 3 या 4 आया है मैच में। और सारे बॉलर्स थे, शेलविक को आप नजर डालें, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं टीम के लिए शेलविक लगातार। उसके हरमीत सिंह ने 1 विकेट निकाला है, तो करेक्टिव परफॉर्मेंस दिया और कोई पार्टनरशिप नहीं होने दी। सारे बॉलर्स ने टाइम टू टाइम विकेट निकालते रहे और उसी का नतीजा है कि नेपाल पर आखिरी में आते आते बहुत प्रेशर बढ़ भी गया और रन रेट भी काफ़ी बढ़ गया और ये यूएसए के सारे बॉलर्स की बेहतरीन मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा। और उसमें आप नेपाल के जो आपने शुरू में कहा टॉप के जो बल्लेबाज रहे हैं 4-5 उनको भी आप जरा दोष दें क्योंकि उनकी भी शॉट्स बहुत खराब थे। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर कहना है कि फील्डिंग प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी थी, जहाँ पर बॉलें गिर रही थी अमूमन वहाँ पर फील्डर थे और उन्होंने वो कैच पकड़े भी हैं। और सौरभ की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है और हरमीत की वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर जरूर रही है, अगर आप यूएसए के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ों को सुनेंगे। एक चीज़ जरूर फिर से मुरान की तारीफ या जरूर करेगा डेली क्रिकेट, आपने लिमिटेड बॉलर्स के साथ आप वापस से गए। बिल्कुल बहुत बढ़िया यहाँ पर रहा है। और इसी के साथ यूएसए ने इस राउंड को कंप्लीट किया और 2 मैच वो जीतने में कामयाब रहे और बहुत अच्छा गया है। आपको याद होगा सीरीज प्रीव्यू जो हमने किया था, हमने शुरू में आपसे कहा था कि यूएसए अगर 2 भी जीतता है इस राउंड में तो भी वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेगा, क्योंकि शायद 16 पॉइंट उनके अब हो गए हैं और शायद टॉप पे आ जाए, पता नहीं अटेंड क्या आगे पीछे होंगे, वरना टॉप पे आ जाएंगे वो फिलहाल के लिए। और 2 मैच वो जीत गए, उनके लिए इतना काफी होगा। और नेपाल के लिए हमने यहाँ पर आपके सामने कहा था कि 3 मैच उन्हें हराने में जीतने होंगे, क्योंकि सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, 1 से तो बिल्कुल भी नहीं, 2 से भी नहीं काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हार चुकी है टीम कि आप देखिए अगर आखिर में जो जीत भी जाते हैं तो भी वो 7वें नंबर पर रहेंगे। तो यही बेकानी है, इसलिए हमने कहा था कि कम से कम 3 मैच जीतना जरूरी है। तो नेपाल के लिए ये एक और राउंड भी कहीं ना कहीं एज अ फेलियर कंप्लीट होने वाला है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। एस्ट्रेट क्रिकेट की सारी अपडेट्स के लिए डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए।